हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द आइडियल स्टडी पर। तो इस वीडियो में देखेंगे, आगे देखते हैं। 16.7 हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, इसीलिए इसकी संरचना तथा कार्य विधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी भाग सफ़ेद होता है या कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके परावर्ती अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे हमें गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे हम परितारिका या फिर आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जिसका एक विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की बात कर रहे होते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइए देखें यह कैसे होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये आगे जो पश्चिमा पेशी परितारिका जो हमें कलर देती है, ये बीच में लेंस, फिर कॉर्निया और ये पीछे रेटिना और ये प्रकाशिक तंत्रिकाएँ जो हमारे मस्तिष्क तक जो हम देखते हैं उसे पहुंचाती हैं। चेतावनी, इस क्रियाकलाप को करने के लिए कभी भी लेजर टॉर्च का प्रयोग न करें। क्रियाकलाप 16.8 अपने मित्र की आंख को देखिए। पुतली के साइज का अवलोकन कीजिए। एक टॉर्च से उसकी आंख पर प्रकाश डालिए। अब पुतली का अवलोकन कीजिए। टॉर्च को बंद कीजिए तथा उसकी पुतली का एक बार पुनः अवलोकन करें। क्या आप पुतली के साइज में कोई परिवर्तन देख पाते हैं? किस स्थिति में पुतली बड़ी हो जाती थी? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? किस स्थिति में आपको आंखों में अधिक प्रकाश भेजने की आवश्यकता है, मंद प्रकाश में या तीव्र प्रकाश में? पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र से मोटा है। किस प्रकार का लेंस केंद्र से मोटा होता है? स्मरण कीजिए कक्षा 7 में लेंसों के बारे में क्या पढ़ा है। लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को द्रव तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। इसके अतिरिक्त शंकु रंगों वर्णों की सूचनाएं भी भेजती हैं। द्रव तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 16.9 किसी कागज की शीट पर एक गोल चिन्ह तथा एक क्रॉस चिन्ह बनाइए। गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए। दोनों चिन्हों के बीच 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कागज की शीट को नेत्र से भुजा की दूरी पर पकड़िए। अपने बाएं नेत्र को बंद कीजिए। क्रॉस को कुछ दूरी तक देखकर लगातार देखिए। अपने नेत्र को क्रॉस पर स्थित रखते हुए शीट को धीरे धीरे अपनी ओर लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या गोल चिन्ह शीट के किस बिंदु तक, किस दूरी तक आने पर दृश्य हो जाता है? जब आप दाएं नेत्र बंद कीजिए। अब गोल चिन्ह को देखते हुए उपरोक्त क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या इस बार क्रॉस अदृश्य हो जाता है? क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का अदृश्य होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता। ये आप देख सकते हैं क्रॉस, और इसका जो प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं सर। रेटिना पर बनने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त होता है। लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसीलिए यह नेत्र के प्रति सेकंड 16 या अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु को स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वस्तु चलचित्र की भांति प्रतीत होती है। जैसा कि वीडियो में जो होता है फ्रेम, वो 16 फ्रेम होते हैं, 16 फ्रेम पर सेकंड। क्रियाकलाप 16.10 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का एक गत्ते का वृत्ताकार टुकड़ा लीजिए। चित्र 16.16 में दर्शाए अनुसार इसमें 2 छिद्र बनाएं। इन छिद्रों में एक धागा पिरोइए। गत्ते के एक और एक पिंजरा तथा दूसरी ओर एक पक्षी बनाइए। इसके चित्र चिपकाएं। मोड़कर उनमें ऐंठन डालिए। अब धागे के दोनों सिरों को खींचिए ताकि धागे में ऐंठन खुले तथा गत्ता तेजी से घूमने लगे। घूमने समय क्या आपको पक्षी पिंजरे में अंदर दिखाई देता है? इस चित्र के अनुसार आप कर सकते हैं। हम जो चलचित्र देखते हैं वास्तव में वे कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण है।
उन्हें नेत्र के सामने प्रायः 24 प्रतिबिंब पर सेकंड यानी 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक की दर से परावर्तित होते दिखाया जाता है। इस प्रकार हम चलचित्र देख पाते हैं यानी वीडियो। नेत्र को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति में पलकें प्रदान की हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश से रोक देती है। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्र के इन दृष्टि दोषों को संशोधन किया जा सकता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला होने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। इसके कारण दृष्टि कमजोर हो जाती है, जो कभी कभी अत्यंत गंभीर रूप ले लेता है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटा दिया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल बनाकर सुरक्षित बना दिया है। नेत्रों की देखभाल। यह आवश्यक है कि आप अपने नेत्रों की उचित देखभाल करें। यदि कोई समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच कराएं। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। नेत्र के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिर दर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश या लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में धूल के कण गिर जाएं तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाएं। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़िए। अपनी पुस्तकों को नेत्रों के बहुत समीप लाकर या नेत्रों से बहुत दूर लेकर जाकर न पढ़ें। कक्षा 7 में आपने संतुलित आहार के बारे में सीखा था। यदि भोजन में किसी अवयव का अभाव है तो इससे नेत्रों की क्षति हो सकती है। नेत्रों में विटामिन ए का अभाव नेत्रों में अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें सबसे सामान्य रोग रतौंधी है। इसलिए हमें आहार में विटामिन ए उपयुक्त अवयवों में सम्मिलित करना चाहिए। कच्ची गाजर, फूल गोभी तथा हरी सब्जियां जैसे पालक, कॉड लीवर तेल विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे, दूध, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम, पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, परंतु उनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। इसीलिए यदि शत्रु पीछे से भी उनकी ओर आता है तब भी उसे पता लग जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्त्र छिद्रों नेत्रों से मिलकर बने होते हैं। यह केवल सामने तथा पार्श्व ही नहीं बल्कि पीछे का भी देख सकती है। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है, परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसके विपरीत दिन में प्रकाश में सक्रिय पक्षी चील, गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार देख सकते हैं, लेकिन रात में ठीक नहीं देख पाते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन में पक्षियों के नेत्र में शंकु अधिक तथा शलाकाएं कम होती हैं। ये तितली का चित्र तुम देख सकते हो। 16.9 चक्षु विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं चक्षु यानी दृष्टि संबंधित अक्षमता से पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं। तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने के सक्षम बना सकते हैं। 16.10 ब्रेल पद्धति क्या है?
चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषाओं, गणित तथा विज्ञान विचारकों ने ब्रेल कोड हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। अब देखें ब्रेल लिपि के बारे में। लुई ब्रेल जो स्वयं एक चक्षु विकृत व्यक्ति थे, चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की, जिसे 1821 में प्रकाशित किया गया। चक्षु विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात विशेष छापों एवं अक्षरों के संयोजन को पहचानता है। सीखने की विधि स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर होती है। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ तथा मुद्रण मशीनें विकसित हो गई हैं। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप हैं। प्रत्येक छाप एक अक्षरों का समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में विकसित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न नीचे दर्शाया गया है। C, A और T एंड कोमा। इन पैटर्नों को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। चक्षु विकृत वाले व्यक्तियों के लिए अप्रकाशिक साधन तथा प्रकाशिक साधन। अप्रकाशिक साधन में चक्षु साधन, स्पर्श साधन, स्पर्श की ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करके, श्रवण साधन, श्रवण की ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन सम्मिलित तथा हैं। चक्षु साधन शब्दों को आवृत्त कर सकते हैं, उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। स्पर्श साधन जिनमें ब्रेल, लेखन पट्टी तथा शलाका सम्मिलित हैं, चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करते हैं। श्रवण साधनों के कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने वाली पुस्तकें तथा ऐसे अन्य साधन सम्मिलित हैं जो कैलकुलेटर तथा कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन की उपलब्ध हैं, जिन्हें अनेक संगणना किया जा सकते हैं। इसके मुद्दे सामरियासी कॉन्टैक्ट तथा प्रदीप्त के साथ आवृत्त कर सकता है। आजकल सीडी तथा कंप्यूटरों के साथ वाक्यंत्र भी वांछित विषय को सुनने तथा लिखने में अत्यधिक सहायक हैं। प्रकाशिक साधनों में फोकस लेंस, स्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक तथा दूरबीन साधन सम्मिलित हैं, जबकि लेंसों के संयोजक चक्षु सीमाबद्ध संयोजन के लिए उपयोग किए जाते हैं। दूरबीन तथा चॉकबोर्ड तथा कक्षा प्रबंधनों को देखने के लिए उपलब्ध हैं। कुछ चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है। दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन दिए हैं। जन्म से पूर्णतः चक्षु विकृति युक्त श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद से अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार तथा गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया है। श्री लाल आडवाणी, जो स्वयं चक्षु विकृति युक्त हैं, ने भारत विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्थान का स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्या पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका की एक लेखन एवं प्राध्यापक हेलन ए केलर सर्वाधिक चक्षु विकृति युक्त महिला हैं। 18 महीने की आयु में उन्होंने दृष्टि खो दी, लेकिन उनके संबल तथा साहस के कारण वह एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकीं। स्टोरी ऑफ माई लाइफ 1903 सहित अनेक
पुस्तकें लिखीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।